रुद्र जब जाने लगता है तो पीछे से आवाज़ आती है, चलो। मैंने जिया से नहीं पूछा, तुमसे पूछता हूँ, कौन हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कौन हैं? और जिया कब से तुम्हारी बीवी बन गई? यह विक्रम जी की आवाज़ थी। रुद्र पलटकर मुस्कुराता है और बोलता है, मैं अस्थाना इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। मेरे मम्मी पापा के बारे में मैं किसी से बात नहीं करता। और जिया मेरी बीवी तब से है जब से हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अस्थाना इंडस्ट्रीज का नाम सुनकर विक्रम जी थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और उधर रंजना जी का भी यही हाल था। वो भी सोफे से उठकर भागकर अपने पति के बगल में खड़ी हो जाती हैं और विक्रम जी के कंधे पर हाथ रखती हैं। तब विक्रम जी फिर से बोल उठते हैं, ये अस्थाना इंडस्ट्रीज मिस्टर कैलाश अस्थाना वाली कंपनी है? रुद्र, हाँ, कैलाश अस्थाना मेरे दादाजी हैं, आप जानते हैं उनको? विक्रम जी रुद्र से नज़र छुपाते हुए, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें, बस एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में, तो याद रह गया। रुद्र विक्रम जी की बातों को सुनकर थोड़ा दुखी होता है क्योंकि उसकी मम्मी पापा के बारे में उसे याद आ जाता है, तो वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और रुद्र के जाने के बाद विक्रम जी और रंजना जी दोनों थोड़ी देर की चैन की सांस लेते हैं। रुद्र के जाने के बाद रंजना जी जिया की तरफ मुड़कर प्यार से उसके सर को सहलाती हैं और विक्रम जी से कहती हैं, अब हमारी बेटी हमारे पास आ गई है। अब आप भी कोई गुस्सा गिला या शिकवा ना रखिए। बस ये समझिए, सुबह का भूला शाम को आ गया। कुछ गलती हमसे हुई, कुछ उससे। अब एक नई शुरुआत करते हैं। और रंजना जी की बातों को सहमत होकर विक्रम जी भी प्यार से जिया के सर पर हाथ फेरते हैं, जिससे दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। रंजना जी, जिया बेटा, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। मैं आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, वो भी तुम्हारी पसंद का। जिया भी जल्दी से उठने की वजह से और इस बीच के स्ट्रेस की वजह से थकी हुई महसूस कर रही थी, तो वो भी रंजना जी की बात मानकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। जिया जब अपने कमरे में जाती है तो उसे रुद्र की कही हुई हर बात याद आती है। वो उसकी बातें सोचती रहती है और अचानक से रुद्र की कही, ये मेरी बीवी है, लेने ज़रूर आऊँगा, इस बात से जिया के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अगले ही पल खुद को रोकती है। ये क्या कर रही हो जिया? ये रुद्र है, एक नंबर का खड़ूस। वो उसके बारे में सोच के मुस्कुराओ मत। और बार बार ये जो जिया बीबी याद करके मुस्कुरा रही हो, तो याद रखो तुम बस 1 साल की बीवी हो और तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। तो अब खुद को असली दुनिया में लाओ, क्योंकि आदित्य से प्यार करके उसकी सज़ा भुगत चुकी हो और रुद्र के साथ एक ऐसे रिश्ते में हो जिसकी मंजिल नहीं। रुद्र कभी तुमको नहीं अपनाएगा। जिया खुद को संभाल लेती है और यही सोच रही होती है और खुद को फिर से उस रास्ते पर जाने से रोक लेती है, क्योंकि पहले भी उस रास्ते पर जाकर उसको धोखा और दर्द ही मिला। इससे अच्छा इस बार वो अपने के साथ रहे, ऐसा सोचते हुए वो सो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ रुद्र का भी हाल कुछ अलग था। जब से वो जिया को उसके घर छोड़ के आया था, उसको बहुत अजीब लग रहा था। वो कार चलाते वक्त जिया की हरकत याद कर रहा था और सोच रहा था कि जिया की आफलातून हरकत मुझे याद क्यों आ रही है। कभी उसे याद आती कि आगे जब भी बैठती थी तो हमेशा अपने फुटवियर उतार देती थी, चाहे सैंडल पहने हों या जूते, और हमेशा कोई एक गाना धीरे धीरे गुनगुनाती रहती थी। पता नहीं कौन सा गाना था, पर हमेशा धीरे धीरे उसके गुनगुनाने की आवाज़ आती थी। न कभी रुद्र ने उसे मना किया, न कभी उसने उस गाने को तेज आवाज़ में गाया जिससे रुद्र को सुनाई दे, पर आज उस हल्की आवाज़ को मिस कर रहा था और उस धुन को याद करके उसको गुनगुनाने की कोशिश कर रहा था, पर उसको याद नहीं आया। ऐसा करते करते वो अपने मम्मी पापा के फ्लैट में ना जाकर अपने दादाजी के बंगले में चला गया और सीधे जिस कमरे में जिया रहती थी वहाँ चला जाता है। तभी पीछे कंचन आती है, रुद्र भैया, अब जिया दीदी यहाँ नहीं रहेंगी क्या? उसकी तरफ देखते हुए, नहीं, ऐसा नहीं है, 2-3 दिन में आ जाएंगी। पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? और तुम मिस जिया को दीदी बुलाती हो? कंचन, हाँ रुद्र भैया, मैंने उनसे पूछा कि मैं उन्हें दीदी बुलाऊं,
तो उन्होंने हाँ कह दिया। वैसे वो बहुत अच्छी हैं, मुझे पढ़ाती भी हैं। जब मैं किसी टॉपिक में फंस जाती हूँ फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, रुद्र भैया। रुद्र उनके चेहरे की तरफ देखते हुए, हाँ बोलो। कंचन भैया, दीदी तो अच्छी हैं पर ना वो अकेले में किसी से बात करती हैं। रुद्र, किससे? कंचन, किसी खड़ूस से। रुद्र, खड़ूस? कंचन, हाँ बोलती है कि क्या समझता है खड़ूस खुद को, कहीं का राजा। क्या कभी ये काम कर दो, कभी वो काम। ऑफिस का काम तो करती हूँ पर ऑफिस में कॉफ़ी मंगवाना है, पीना नहीं है। बस कॉफ़ी की मग टेबल पर सजा के रखना है। कुछ बोलने चलो तो खुद का मुंह खोलकर मेरा मुंह बंद करवा देता है। ऊपर से गुस्सा नाक पर, जैसे सुबह सुबह उठते ही किसी से लड़ लिया हो। सच्ची में खड़ूस है, एक नंबर का खड़ूस। कंचन जब सब बातें बोल रही थी, इस वक्त रुद्र को लगा कि जिया वहीं बिस्तर पर बैठकर ये सब बातें कर रही है और सारी बातें सुनकर रुद्र मुस्कुरा रहा होता है। तभी कंचन जोर से बोलती है, रुद्र भैया। रुद्र जैसे सपने से बाहर आता है और कंचन की तरफ देखकर, हाँ क्या हुआ कंचन? कंचन, भैया आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? रुद्र थोड़ा झेपते हुए, कुछ नहीं। फिर बात को बदलते हुए, तुम घबराओ नहीं कंचन, मैं दीदी को डॉक्टर को दिखा दूंगा। कंचन को तसल्ली देकर रुद्र उसको कमरे के बाहर छोड़ देता है और खुद वापस कमरे में आ जाता है और अपने दोनों हाथ फैलाकर बिस्तर के ऊपर धम्म से गिर जाता है। जिया का ख्याल बार बार रुद्र को आ रहा होता है। कभी उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके सामने आती हैं तो कभी दुल्हन के लिबास में जिया उसको नज़र आती है। कभी उसे याद आता है कि कैसे कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर उसको जिया मिली थी। तो कभी याद आता है कि जिया बड़बड़ करते हुए ऑफिस में घूमते हुए, और इन सब यादों के बीच रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और मुस्कुराते हुए रुद्र बिस्तर के सामने लगे शीशे में खुद का चेहरा देखता है तो पल भर में उसके चेहरे की मुस्कुराहट, हंसी सब गायब हो जाती हैं और उसके चेहरे पर नफरत, गुस्से के भाव आ जाते हैं। फिर वो उठ के शीशे के सामने जाकर खुद से बोलता है, नहीं रुद्र नहीं, फिर से नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। जब इशिका गई थी तो आज तक संभाल नहीं पाया है खुद को। और जिया के साथ तो खुद शर्तों की शादी की है और जिया वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी क्योंकि उसको भी वही धोखा मिला है जो तुमको मिला, और वो भी दादाजी की वजह से। मेरी हर खुशी को मुझसे छीन लिया है इन्होंने। मैं भी चैन से इन्हें जीने नहीं दूंगा, इनकी सारी खुशियाँ छीन लूँगा। रुद्र का चेहरा गुस्से से भरा होता है और वो उसी गुस्से में घर से निकलकर अपने मम्मी पापा के फ्लैट पे आ जाता है। फिर एक बोतल विस्की से निकाल कर पी लेता है और पुराने समय में खो जाता है जब वो MBA कर रहा था। 5 साल पहले एक कॉलेज का बेस्बॉल ग्राउंड जिसमें 2 टीम बास्केट खेल रही होती हैं और एक लड़का नीले रंग की स्पोर्ट वेस्ट पहने बॉल की ड्रिबलिंग कर रहा है और वो बॉल को ड्रिप करते हुए आगे बढ़ता है। तभी दूसरी तरफ का एक लड़का उसको पैर में अपना पैर फंसा के उसे गिरा देता है और गिरने के बाद उसको इशारा करता है, ड्रिपिंग कर रहा था, देख तुम्हारी बॉल कहाँ गई। इतना देखकर नीले रंग के स्पोर्ट्स वेस्ट पहने हुए इंसान को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो बास्केटबॉल कोर्ट के हाफ से एक गोल करता है और एक सेंटर हाफ से इस तरह से वो जब कहा होता तब वहाँ से गोल करता है और अपनी टीम को जिता देता है। ये नीले रंग के वेस्ट पहने हुए जो लड़का है वो है रुद्र। रुद्र के बारे में उसे जानने वाले ये जानते हैं कि अगर रुद्र को गुस्सा आ जाए तो वो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। और यही थी इशिका, रुद्र की गर्लफ्रेंड, या यूँ कहें रुद्र का प्यार। इशिका और रुद्र एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों की प्रोजेक्ट्स भी सेम ही रहते थे। दोनों पिछले 1 साल से रिश्ते में थे। इशिका बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सान्याल की बेटी थी। मिस्टर सान्याल को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन इशिका, रुद्र, हमारे इस रिश्ते को 1 साल हो गए हैं, पापा को भी कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए पापा ने तुम्हें
आज डिनर पर बुलाया है। रुद्र इसका से डिनर पर मिलने का वादा करता है और रात में वो इशिका के बंगले के गेट के सामने पहुंचकर कॉल करता है, इशिका अपने घर का गेट खुलवाओ। इशिका हाँ अभी आई और गार्ड को बोलती है। रुद्र के लिए गेट खोल दिया जाता है। रुद्र इशिका के बड़े से ड्राइंग रूम में एंटर करता है। वहाँ उसका बहुत ही गर्मजोशी से मिस्टर सान्याल स्वागत करते हैं। मिस्टर सान्याल रुद्र की तरफ चलते हुए आते हैं। मिस्टर सान्याल अरे आओ आओ यंग मैन आओ। रुद्र गुड इवनिंग अंकल। मिस्टर सान्याल आओ रुद्र बेटा यहाँ बैठो मेरे बगल में डाइनिंग टेबल पर। आज हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। डाइनिंग टेबल पर सबसे बीच में मिस्टर सान्याल बैठे थे और उसके दाईं तरफ इशिता बैठी थी और इसके ठीक सामने मिस्टर सान्याल रुद्र को बैठाते हैं और इसके बगल में इशिता का भाई जो अभी क्लास 10वीं में है वो बैठा था। उसके सामने मिस्टर सान्याल की वाइफ आरती बैठी थी और उनके बगल में इशिता की दादी बैठी थी। ऐसे माहौल रुद्र ने सिर्फ उसके बचपन में मिला था जब उसके मम्मी पापा जिंदा थे। वो समय याद आता है तो रुद्र की आंखें गीली हो जाती हैं। मिस्टर सान्याल ये देख रहे थे। मिस्टर सान्याल क्या हुआ रुद्र बेटा? रुद्र कुछ नहीं अंकल, वो मम्मी पापा की याद आ गई। मिस्टर सान्याल हाँ बेटा मैंने भी सुना था उनके बारे में, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अरे तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अपने आंसू पोंछते हुए कोई बात नहीं बेटा, मैं और ये आंटी मिसेस सान्याल की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलते हैं। मिस्टर सान्याल हम दोनों तुम्हारे मम्मी पापा के जैसे हैं। इशिता से शादी होने के बाद तो हम ऑफिशियली तुम्हारे मम्मी पापा बन जाएंगे। रुद्र मिस्टर सान्याल की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सब साथ डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के दौरान मिस्टर सान्याल पूछते हैं कि बेटा रुद्र ये समझ आया कि MBA करना, बिजनेस की पढ़ाई करनी अच्छी बात है, पर कंपनी तुमने अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन की? आखिर तुम इकलौते वारिस जो हो और कंपनी तुम्हें ही चलानी है आगे। रुद्र नहीं अंकल, मैं उस कंपनी में नहीं जाऊंगा। मैंने MBA की है कि जिसमें मैं नौकरी कर सकूं और उसके बाद मेरे बिजनेस आइडिया हैं जिससे मैं अपनी नई कंपनी खोलूंगा। मिस्टर सान्याल थोड़ा अभिचिंतित होते हुए ऐसा क्यों बेटा? रुद्र गुस्से से शायद आपको अंकल पता नहीं है, मेरी और मेरे दादाजी की आपस में पटती नहीं है। मैं अपनी मम्मी पापा की मौत का जिम्मेदार मानता हूँ उनको, इसलिए मैं वो कंपनी कभी नहीं ज्वाइन करूँगा। रुद्र की बातें सुनकर मिस्टर सान्याल के चेहरे पर की हंसी गायब हो जाती है। उन्हें उनके प्लान पर पानी फेरता नजर आता है, पर मिस्टर सान्याल भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वो इस रिश्ते की डोर और रिश्ते की खींचातानी समझते थे, तो उन्होंने रुद्र से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो यहाँ बात कर जानते थे कि एक बार मिस्टर अस्थाना यानी रुद्र के दादाजी की उम्र हो जाने के बाद सब रुद्र को ही संभालना पड़ेगा। आज नहीं तो कल संभालना रुद्र को ही है। इसलिए उन्होंने बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन तभी उनका लैंडलाइन बज उठा। मिस्टर सान्याल फ़ोन पर बात करते हैं और बार बार रुद्र की तरफ देखते हैं। फिर इशिता की तरफ मुँह करके बोलते हैं, इशिता बेटा आपके लिए फ़ोन है। रुद्र को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अब मिस्टर सान्याल के चेहरे पर थोड़ी कठोरता के भाव आ गए थे और इशिता भी उठ के फ़ोन अटेंड करने चली गई। अब इशिता फ़ोन पर हूँ हाँ करके बात कर रही थी। तभी उसने बस एक शब्द बोला, हाँ मिस्टर। फिर मिस्टर सान्याल की तरफ देखती हुई बोली, पापा मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप थोड़ा मेरे साथ स्टडी में आएँ। रुद्र का खाना रुक गया और वो भी चुपचाप बैठ गया क्योंकि इस बार इशिता के भी चेहरे पर कठोरता के भाव थे। मिस्टर सान्याल और इशिता स्टडी रूम में जाते हैं। वहाँ क्या क्या करते हैं पता नहीं, पर जब बाहर आते हैं तब उनके चेहरे पर खुशी होती है। लेकिन जैसे ही रुद्र को देखते हैं उनका चेहरा बिगड़ जाता है और चेहरे के सारे भाव खत्म हो जाते हैं। लेकिन रुद्र को उन्होंने खुद खाने पर बुलाया था तो कुछ कहते नहीं हैं, बस खाना खाना शुरू कर देते हैं। इस बार रुद्र बोलता है, अंकल जी फिर मैं सोच रहा था कि जब आप मेरे ऑफिशियली पापा बन जाएंगे तो क्यों ना
वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था। मिस्टर सान्याल एकदम से चिल्ला पड़ते हैं और उनके साथ इशिता भी अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। मिस्टर सान्याल बोलते हैं, इशिता तुमसे कभी शादी नहीं करेगी और जो तुम सोच रहे थे कि शादी करके मुझसे पैसे हथियाना चाहते हो, तुम्हारा ये प्लान कभी सफल नहीं होगा। रुद्र मिस्टर सान्याल की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वो कुछ कहने वाला होता है, तभी इशिता बोल उठी है, देखो रुद्र, असल में तुम्हारे दादाजी का ही फ़ोन आया था हमारे पास। उन्होंने हमें साफ साफ कह दिया है कि हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखें और अगर रखा तो इसकी कीमत हमारे बिजनेस पर पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो रुद्र के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, रुद्र, मैं हमारे प्यार के कारण मेरे मम्मी पापा को बर्बाद होता नहीं देख सकती, इसलिए आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। ऐसा कहकर वो कमरे में भाग जाती है और मिस्टर सान्याल रुद्र के पास आकर बोलते हैं, बेटा, मैं बहुत टेंशन में था, ऐसा बोल गया, क्या करूं? इशिता अकेली नहीं है, उसके भाई का भी भविष्य है। ऐसा कहकर जाने लगते हैं, पर पीछे मुड़कर रुद्र को बोलते हैं, बेटा, खाना पूरा खा के जाना। उनके बोलने में एक तंज था, जिससे भूखी को रोटी डाल रहे हों। रुद्र खाना नहीं खाता और वहाँ से तुरंत चला जाता है। रुद्र के वहाँ से चले जाने के बाद इशिता ये देखने और ये पता करने गेट तक जाती है कि रुद्र चला गया और गेट पर खड़े गार्ड से अगली बार ये लड़का आए तो अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर इशिता घर के अंदर चली जाती है और दौड़ के अपने पापा के गले लग जाती है। वाह पापा, कितना सही हुआ ना, अस्थाना अंकल की डील सही लगी ना, हमें उनकी एक फैक्ट्री मिल जाएगी और रुद्र से शादी करने से मैं बच गई। रुद्र मिस्टर सान्याल के घर से सीधा निकलकर दादाजी के बंगले पर जाता है और जब अंदर घुसता है तो उनको किसी से बात करते पाता है, लेकिन अपना नाम सुनते ही उसके पैर ठिठक जाते हैं और वो दरवाजे के पास खड़े होकर सारी बातें सुनता है, क्योंकि दादाजी की पीठ उसकी तरफ होती है। दादाजी किसी से बात कर रहे होते हैं। अरे नहीं भाई साहब, रुद्र कैसे नई कंपनी खोलेगा, कैसे बिजनेस करेगा, इसके लिए हाथ में पैसा होना चाहिए ना, और ना तो उसके पास पैसा है और ना ही वो मार्केट से पैसा उठाएगा, क्योंकि मार्केट में उसका कोई नाम तो है नहीं। उसे तो लोग देवेंद्र आस्थाना का पोता के नाम से जानते हैं। उधर से कोई आवाज़ आती है तो दादाजी खुद बोलने लगते हैं, अरे ये आजकल के बच्चे आए हमारी कंपनी ज्वाइन करें, एक साधारण एम्प्लॉय की तरह नौकरी करें, खुद को साबित करें, तनख्वाह पाएँ, उन पैसों को अपने बिजनेस में लगाएं। ये बात थोड़ी हुई, बस मेरे पोते होने का फ़ायदा उठाया जाए। रुद्र दादाजी की ये बात सुन लेता है और गुस्से में फैसला करता है कि इन्हें अपने पैसे, अपने रुतबे का बहुत घमंड है ना, मैं इनसे इनकी कंपनी छीन लूँगा। ये सोचते हुए वो दादाजी के कमरे में जाता है और उनकी तरफ देख कर बोलने लगता है, आपने इसी पैसे के कारण मुझे मेरी मम्मी पापा से दूर किया। आपको अपनी इन पैसों का, इन रुतबे का, अपनी कंपनी का बहुत घमंड है ना, तो मैं आज रुद्र आस्थाना ये कसम खाता हूँ कि मैं एक दिन आपसे ये सब छीन लूँगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। दादाजी रुद्र की बात सुनकर शांत होकर सुनते हैं, फिर अपना फ़ोन बंद करते हुए पास रखी कुर्सी पर बैठते हैं। फिर तंज कसते हुए तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, पहले मेरी कंपनी में काम करके दिखाओ, मेरा पोता नहीं। जाओ जाके इंटरव्यू दो, सिलेक्ट हो, काम करो, खुद को साबित करके दिखाओ, फिर छीनना मुझसे मेरी कंपनी, मेरा रुतबा, मेरा पैसा। मैंने ये सब मेहनत से कमाया है, इतना बनाने और छीनने में ज़िंदगी लग जाएगी तुम्हारी। रुद्र आगे कुछ बोलने वाला होता है कि फिर दादाजी बोल देते हैं, जाओ यहाँ से। रुद्र गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वर्तमान में रुद्र की आंखें गुस्से से लाल होती हैं। इन आँखों में आंसू भी होते हैं जो बह रहे होते हैं। खुद से बात करता है, मैं भूल नहीं सकता कुछ भी, मैं अपना मकसद भूल नहीं सकता। इसके लिए मुझे जिया को ही क्यों ना भूलना पड़े। जिया अपनी मम्मी के घर कुछ दिन आराम से रहती है और ख़ुद को तैयार करती है कि उससे रुद्र की याद ना आए। खुद को समय समय पर समझाती है अपने समझौते के बारे में, पर याद जो है वो हर वक्त आती है। अब उससे खुद को मिसेस जिया रुद्र आस्थाना कहलाना पसंद आ रहा था। जिया के दिल और दिमाग में
हमेशा द्वंद्व चलता रहता था। दिल बार बार उसे रुद्र की तरफ ले जाता और दिमाग बार बार समझौते की सादी याद दिलाता। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करी। तभी एक दिन जिया ने सोचा, मैं ऐसे घर पर रहूँगी तो रुद्र सर की याद आती रहेगी। मैं खुद को ज़्यादा बिजी कर लेती हूँ। तो वो अपनी मम्मी की किचन में जाकर हेल्प करने लगी। जिया को किचन में आया देख उसकी मम्मी खुश हो जाती हैं और पूछती हैं कि क्या बनाना सीखना है। जिया एकदम से बोल पड़ती है, आलू का पराठा। रंजना जी, पर तुम्हें पसंद नहीं है तो क्यों बनाना सीखना है? जिया दांतों के नीचे अपनी जुबान दबाते हुए, वो मम्मी आपसे दूर रही तो समझ आया कि सब खाना चाहिए। ये बात जिया रंजना जी के गले में हाथ डालते हुए कहती है। रंजना जी मुस्कुराती हैं और जिया को आलू का पराठा बनाना सिखाती हैं। पराठा बनाते हुए दोनों माँ बेटी बहुत सी बातें करती हैं। किचन से हंसने की आवाज़ विक्रम जी भी सुन के मुस्कुराने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके घर की खुशियाँ अब असल में लौट के आई हैं। पराठा बनाते बनाते रंजना जी पूछ पड़ती हैं, रुद्र को आलू के पराठे पसंद हैं ना? जिया के मुंह से एकदम से निकल जाता है, हाँ, इसीलिए तो सीख रही हूँ मैं। फिर वो अपनी गलती पर पछताती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रंजना जी हंसते हुए आटे लगे हाथों से जिया के सर पर मारते हुए कहती है, पगली, मुझे नहीं पता चलेगा क्या कि क्यों तू बनाना सीख रही है? वैसे जिया, हमसे सच में गलती हुई जो हमने उसे जानना ज़रूरी भी नहीं समझा। पर उस दिन जब वो आया और उसने हमसे बात की, मुझे एक बात का तो पक्का यकीन हो गया। जिया रंजना जी की तरफ देखती हुई, वो क्या मम्मी? रंजना जी, ये कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। रंजना जी की ये बात सुनकर जिया उनकी तरफ देखने लगती है तो रंजना जी प्यार से उसकी ठोड़ी को पकड़ कर कहती हैं, बेटा, जिस लड़के ने तुम्हारे दिल की बात हम तक पहुंचा दी और हमारा सम्मान बनाए रखा, तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा रहना चाहा, तो तुम्हें दरवाजे पर अकेला छोड़कर चला जाता, हमारे सवालों का जवाब ना देता, पर उसने तुम्हें छोड़ा नहीं। यहाँ की हर बात सुनने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा रहा। तो वो तुमसे प्यार नहीं करता तो और क्या करता है? जिस तरह से मेरी बीवी की कहकर तुम पर हक जताया, ये प्यार की निशानी नहीं तो क्या है? जिया रंजना जी की बात सुनकर शांत रहती है, कुछ बोल नहीं सकी और वहाँ से दूसरी जगह चली जाती है। रंजना जी की बात सुनकर जिया वापस अपने कमरे में आ जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद करके रोते हुए खुद से ही बात करते हुए कहती है, मम्मी, जिससे प्यार किया था वो छोड़कर भाग गया और अब जिससे प्यार हुआ उसके बारे में पता है वो भी चला ही जाएगा। इतना कहकर वो फिर से रोने लगती है। आखिरी दिन फिर से टूटना ही था उसको। उधर दूसरी तरफ रुद्र का भी हाल यही था। वो लाख अपने को काम में उलझाए पर कहीं ना कहीं उसको जिया की याद आ जाती। जब ऑफिस में रहता है तो उसको लगता है जिया कुछ बड़बड़ा क्यों नहीं रही और सिर उठा के देखता है तो उसको याद आता है वो तो यहाँ नहीं है। जब कंपनी की कोई पॉलिसी डिस्कस करना हो तो जिया को याद आती है, क्योंकि जिया के पास हमेशा कोई ना कोई सल्यूशन या आइडिया मिल ही जाते थे। अपने मम्मी पापा के फ्लैट पर जाता तो उसे अकेलापन का एहसास होता है और जब बंगले में जाता तो जिया के रूम में तो हर वक्त उसके आसपास होने का एहसास होता उसे। अपने साथ हुई बदलाव से रुद्र थोड़ा परेशान हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि क्या करे कि तभी उसको अमित दिखाई देता है जो सीधे उसकी तरफ आ रहा होता है। वो अमित को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अमित जैसे ही कमरे में आता है रुद्र सीधे जाकर उसके गले लग जाता है। इससे अमित थोड़ा हड़बड़ा जाता है पर वो कुछ कहता नहीं। वो भी उतनी ही ज़ोर से रुद्र को गले लगा लेता है। जब दोनों गले लगे होते हैं तभी सीधे कमरे में कंचन घुस जाती है और दोनों को गले लगे देखकर एकदम से चिल्ला पड़ती है, हाय राम। कंचन की आवाज़ सुनकर दोनों अलग होते हैं और कंचन की तरफ देखकर दोनों अपने अपने गले साफ करते हैं और रुद्र कंचन की तरफ देखकर पूछता है, कोई काम था? कंचन अभी भी उन दोनों को घूर रही थी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। रुद्र और अमित उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनके रोकने से पहले ही भाग जाती है। रुद्र अमित की तरफ मुँह करके, क्या ज़रूरत थी मुझे इतनी ज़ोर से गले लगाने की?
अमित, गले मुझे तो पहले तुमने लगाया था तो मैंने भी लगा लिया, तो क्या गलत किया? रुद्र, हाँ तो वो मैंने इसलिए लगाया कि मुझे प्यार हो गया है। अमित आश्चर्य से, किससे? मुझे तो नहीं ना, मैं वैसे नहीं हूँ, मुझे लड़की पसंद है, लड़कियाँ पसंद हैं। ऐसा कहते हुए वो पीछे हटता है और अपने दोनों हाथ हवा में उठाता है और मुस्कुराता है। रुद्र चिढ़कर, अमित साले नौकरटंकी मत कर, तुमसे नहीं जिया से प्यार हो गया है मुझे। अमित, जिया से? भाई तुम होश में तो हो ना? वो मिस आफलातून, इस शब्द पर वो जोर देते हुए अमित ने कहा। रुद्र अमित की तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाई, उसी आफलातून से क्या करूं, उसकी आदत पड़ गई है। हर जगह वही दिखाई देती है और ऑफिस के किसी काम में उसकी याद आती है, उसका हड़बड़ाना याद आता है। पता नहीं भाई, बस जिया से प्यार हो गया। आफलातून तो मैं कहकर उसको खुद से दूर रखना था, पर अब जब वो मुझसे दूर है तो मैं उसकी यादों से बेचैन हूँ। अमित, बेचैनी क्यों? तुझे जिया से प्यार है तो जाकर की कह दे और शुरू कर अपनी ज़िंदगी उसके साथ। रुद्र, अगर मैंने जिया से कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो मेरे दादाजी को बर्बाद करने का सपना पूरा नहीं होगा। मुझे दादाजी को आश्रम छोड़ने का सारा प्लान फेल हो जाएगा। अमित, अरे यार, एक दादाजी को बर्बाद करने के लिए तू अपनी खुशियों से दूर है। दादाजी से उनका सब कुछ छीन लेंगे हम, पर उसके बाद तेरी ज़िंदगी का क्या मकसद रहेगा? अकेला रह जाएगा तो मेरे यार, अकेला। ऐसा कहते हुए अमित रुद्र के कंधे पर अपना हाथ रखता है। रुद्र परेशान होकर, तो क्या करूं यार मैं? अमित, तो कुछ मत कर, उससे सच्ची शादी कर, उसे अपने प्यार का एहसास करा, उसे अपना बना और दादाजी वाली जिद भी कुछ दिन के लिए रोक दो। और वैसे भी उनसे उनका सब कुछ लेने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी जिया के साथ खुशी खुशी निभाओ। अमित समझाने के लहजे में बोलता है, देख यार, बात सच्ची सच्ची बताता हूँ। देख, दादाजी की वसीयत के मुताबिक तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए और बच्चे भी, तो उनसे उनका सब कुछ छीनने का इससे अच्छा मौका नहीं तेरे पास। तुझे वैसे भी जिया से प्यार हो गया है, तू अपनी खुशी देख, जैसे देख उन्होंने देखी थी। तू जिया से शादी कर और उनकी सारी प्रॉपर्टी उनसे ले ले, फिर उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दे, फिर जिया और तू अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी से जियो और कभी उनको अपने बच्चों से ना मिलवाना। इससे अच्छा बदला उनसे कौन ले सकेगा? रुद्र अमित की बात ध्यान से सुनता है। तो ठीक है, पर जिया कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी। अमित आश्चर्य से, ऐसा क्यों? रुद्र, उसने खुद मुझसे कहा कि अब उसको दोबारा प्यार नहीं होगा। अमित, दोबारा प्यार? क्या मतलब? रुद्र, वो किसी लड़की से प्यार करती थी और उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया, और जब मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कही तो वो मान गई, और उसी वक्त उसने कहा था कि उनको अब प्यार तो नहीं हो सकता, इसलिए बस मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली उसने। अमित, तो उससे प्यार करता है? मुझे जवाब हाँ या ना में दे। रुद्र, हाँ। अमित, तो कोशिश तो करो, उसे अपने प्यार का एहसास तो करवाओ। वैसे जब इशिता और तेरा रिश्ता टूटा था तो तुझे भी लगता था ना कि तुझे प्यार नहीं होगा, पर आज हो गया ना मेरे भाई, तो उसे भी हो जाएगा। और इन सबसे ऊपर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई जब अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसका प्यार होगा। अमित बस खुशी में बोलता चला जाता है। जब भी तुम कहते थे दादाजी से बदला लेने के लिए, तो आखिर में मुझे तुम ही अकेले नज़र आते थे, पर अब तुम अकेले नहीं होगे, इस बात की खुशी अमित के चेहरे पर थी और नज़र भी आ रही थी और आंखों में भी। रुद्र को अमित की बातों से अच्छा लगता है और हिम्मत मिलती है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए कोशिश तो कर सकता है। और फिर इस बात से खुश होकर वो अमित को गले लगा लेता है और तभी फिर से कंचन कमरे में आ जाती है और दोनों को गले लगे देखकर हाय राम चिल्ला के भाग जाती है। कंचन की चिल्लाने से रुद्र और अमित का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और फिर से एक बार वो कंचन को कुछ भी समझा नहीं पाती, पर इस बार नया ये होता है कि उन दोनों को इस बात पर हंसी ज़रूर आती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर ज़ोर से हंसने लगते हैं। हंसते हुए अमित, यार ये हमेशा गलत टाइम पर आकर सब गलत समझ के क्यों जाती है? रुद्र भी हंसते हुए, पता नहीं, बिल्कुल कॉलेज की तरह जैसे नीना आंटी को लगता था। अमित,
अब भी हंसते हुए, हाँ नीना आंटी याद है मुझे, उन्हें लगता था कि हम एक दूसरे को चाहते हैं और कैसे हम दोनों जब साथ हो तो घूरती रहती थी। रुद्र भी हंसते हुए, हाँ और एक बात तो हमारे पीछे पीछे भी चली आई थी हमारी ट्रिप पर, वो भी काला चश्मा और बड़ी सी टोपी पहनकर। पुरानी बातें याद करके दोनों बहुत हंसते हैं। फिर रुद्र को एक शरारत सोचती है। वो अमित को बोलता है, यार अमित, बहुत साल हो गए हैं किसी को चढ़ाए हुए, अब तो कंचन खुद फंस गई, क्यों ना उसको इसी सोच में रहने दे। अमित रुद्र के मुंह से ये बातें सुनकर बोलता है, अब मिला है मुझे मेरा यार, इतने सालों बाद, तो चलो ठीक है, कुछ दिन तो आखिर चिढ़ा सकते हैं हम उसको। और दोनों फिर हंसने लगते हैं। आज के दिन देर रात तक दोनों स्कूल कॉलेज की बातें करते रहते हैं और रात को सड़क पर कार रेसिंग करते हैं, पार्टी करने क्लब जाते हैं। आज बहुत साल के बाद वो दो दोस्त अपने पुराने समय को याद करते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। उधर दूसरी ओर जिया से मिलने उसकी दोस्त नेहा आती है। नेहा, हेलो आंटी। रंजना जी, हेलो नेहा बेटा, कैसी हो? नेहा, जी आंटी अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? रंजना जी, मैं भी अच्छी हूँ, जिया ऊपर अपने कमरे में है, जाओ मिल लो उससे। नेहा सीधे ऊपर जिया के कमरे में जाती है और जिया को किसी ख्यालों में खोया हुआ देखकर उसके कान के पास जाकर भूं करके डराती है। जिया अचानक से आवाज़ सुनकर डर जाती है और अपने ख्यालों से वापस आ जाती है और पलटकर देखती है तो नेहा को पास देखकर उसको राहत मिलती है। नेहा, अरे यार, जब से हॉस्टल छोड़ी हो ना कोई फ़ोन ना ही कोई मिलना, ऐसा क्या हो गया? जिया नेहा को देखती है तो जल्दी से भाग के अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। नेहा, क्या हुआ, दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? जिया नेहा का हाथ पकड़ते हुए, यार नेहा, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। ऐसा कहकर वो नेहा का हाथ पकड़कर उसको साथ लेकर रंजना जी बात बताकर चली जाती हैं। जिया नेहा को लेकर एक रेस्टोरेंट में आकर बैठती है और उसको सब धीरे धीरे बताने लगती है कि कैसे दादाजी की तबीयत की वजह से वो रुद्र के साथ उसके दादाजी के घर रहने लगी और कैसे दादाजी की तबीयत और उनके इलाज के बारे में उसने रुद्र से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली है। अब जिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात करती है तो नेहा एकदम से चिल्ला पड़ती है, क्या? जिससे आसपास के सभी लोग उसे देखने लगते हैं। जिया उसे डांटते हुए, थोड़ा धीरे बोल, ऐसे चिल्लाने की क्या बात है? नेहा भी आसपास का माहौल देखते हुए सॉरी बोलकर अपनी बात आगे बढ़ाती है, चिल्लाने की ही तो बात है। एक तरफ आदित्य के चक्कर में घर परिवार सब छोड़ा और अब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। जाकर रुद्र से, तुम्हें पता भी है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या है और इसके ख़त्म होने के बाद क्या होगा, सोचा भी है तुमने? जिया, मैंने उस वक्त भी नहीं सोचा था, बस इतना सोचा और समझा कि इससे मुझे मेरी मम्मी पापा मिल जाएंगे, और देखो मिल गए। मुझे ऐसा कहते हुए जिया खुश होती है। नेहा दोनों हाथ बांधती हुई, चलो अभी मिल गए, उसके बाद क्या? जिया, जब उन्हें पता चलेगा कि तूने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है तो ये तो आदित्य के साथ भाग जाने से भी खराब बात लगेगी उन्हें। तूने सोचा है तब क्या होगा? नेहा अपनी बातों को दांतों से चबा चबा कर बोल रही थी। जिया, मैंने सोचा था और रुद्र से कहा भी था तो उन्होंने समझाया कि वो यहाँ इस देश से चले जाएंगी। जिया जब ये बात बोल रही थी तब उसकी आंखें कहीं शून्य में चली गई थी, जिसको नेहा ने देख लिया। जिया तुरंत ही अपने ख्यालों में वापस आकर, सब बातें हो चुकी हैं यार, और अब तो मैंने पेपर पर साइन कर दिया है और मैं 1 साल तक उसको तोड़ नहीं सकती, निभाना तो पड़ेगा ना यार। अब जी होगा जो होगा देखा जाएगा। जिया ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए ये बात बोलती है। नेहा उसकी आंखों में घूरते हुए, तू खुश क्यों नहीं है? आखिर तेरी इच्छा पूरी हुई ना कि अंकल आंटी मिल गए, फिर ये चेहरा पर उदासी क्यों? जिया, वही तो बात है यार, जब कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पर साइन किए थे तब बस मम्मी पापा के बारे में सोचा था, लेकिन जब रुद्र के साथ घर गई, उनकी बातें सुनी, उनको खुद के साथ खड़ा पाया तो पता नहीं क्यों उनकी तरफ मन लगा रहता है। रह रह कर ख्याल आता है कि काश ये शादी सच होती, कोई पेपर साइन नहीं किया होता। पर अब इतना कहकर जिया उदास हो जाती है। नेहा, पर अब तुम्हें रुद्र की आदत पड़ गई है ना?
जिया, हाँ, आदत ही पड़ गई है मिस जिया सुनने की, बार बार कॉफ़ी मांगने की। और भले ही मुझे अपनी सेक्रेटरी रखे हों, पर जब भी कोई भी ज़रूरत सलाह लेनी हो तो मेरे पास ही आते थे। और जब मेरी सलाह से कोई काम बन जाता था तो बराबर आकर खुशी शेयर करते थे। पर 1 साल के बाद क्या होगा, यही सोचकर मन उदास हो रहा है। नेहा जिया की बात गौर से सुनती है, फिर वो भी थोड़ी देर के लिए चुप ही रहती है। वो जिया को इस बेचैनी के साथ थोड़ा समय देकर बोलती है, एक बात कहूँ जिया। जिया, हाँ बोलो। नेहा, देख जिया, दिल तो तेरा एक बार टूट चुका है, प्यार तो तू कर चुकी है, तो जितनी मेहनत, जितनी ईमानदारी, जितना ख्याल उस प्यार में रखा था ना, वो एक बार फिर रुद्र के लिए कर। जितना ख्याल आदित्य का रखा था उतना रुद्र का रख। जितनी ईमानदारी आदित्य के साथ थी उतनी रुद्र के साथ भी रहे। जिया नेहा के चेहरे को ध्यान से देखती हुई जिसे उसकी माँ समझने की कोशिश कर रही हो। क्या मतलब? नेहा समझाती हुई, देख, ये रिश्ता कागज़ों पर 1 साल के लिए है ना, तो 1 साल उसकी बीवी बन के देख नहीं, बीवी बन 1 साल के लिए उसकी। देखो, तुमने जो बताया उसे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसको भी तुम्हारी आदत है, तो बस इस आदत को ज़रूरत बना दो। 1 साल सिर्फ और सिर्फ रुद्र की बन के रहो, बस इतना सोचो। बोर्ड का पेपर आने वाला है और तुम्हारे पास तैयारी करने को बस 1 साल और। इस 1 साल में तुम्हारी खुद से ही चुनौती है, तुम्हें खुद को खुद से जिताना होगा। नेहा आगे बोलती है, रुद्र की ज़िंदगी का हर दिन खास बनाओ, पर इन सब बातों में ये मत भूल जाना कि तुम जिया हो, मतलब उसके हिसाब से खुद को मत बदलना। जैसा आदित्य के साथ किया था, बात जैसी हो वैसी रहना, और वैसी रहने में ही रुद्र का हर दिन खास बनाना। नेहा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, तभी जिया उसको बीच में टोकती है, नेहा सुन, रुक। नेहा जिया की बात आवाज़ सुनकर चुप हो जाती है और जिया की तरफ देखने लगती है, उसके बोलने का इंतज़ार भी। और थोड़े ही समय के बाद जिया बोलती है, और मेरी सब कुछ करने के बाद भी रुद्र को मुझसे प्यार नहीं हुआ, वो मुझे छोड़कर विदेश चला गया तो? नेहा, तो तुझे ज़िंदगी भर अफसोस नहीं होगा कि तूने कोशिश नहीं की? कम से कम इस बात की तसल्ली तो होगी तुमने अपने प्यार को पाने की कोशिश की तो। और जब 1 साल में खूबसूरत यादें बनाओगी तो मेरा यकीन करो, वो यादें भी जीने का सहारा बन सकती हैं। ये बोलते हुए नेहा थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन तुरंत ही खुद को संभाल लेती है। फिर जिया की तरफ देखती है, वो किसी उधेड़ बुन में लगी होती है। उससे पूछती है, अब क्या सोच रही हो? जिया, यही कि शुरुआत कैसे करूं? नेहा अपना सर पीट लेती है, पागल, फ़ोन से कर दादाजी का हाल चाल लो और बस फिर फ़ोन काट देना, अगला कदम उसका होगा। जिया नेहा की बात सुनकर खुश हो जाती है और तुरंत रुद्र को फ़ोन लगाती है। उधर फ़ोन रुद्र के हाथ में होता है और रुद्र अमित के साथ जिया का फ़ोन देखकर रुद्र एकदम से कार रोक देता है और अमित की तरफ देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्या करी। अमित खुद की तरफ रुद्र को देखता पाता है तो एकदम से बोल उठता है, मुझे क्यों घूर रहे हो? उठाओ, बात करो उससे और अच्छे से बात करना। रुद्र फ़ोन उठाता है, जी कहिए मिस जिया, कॉल क्यों किया आपने? जिया, वो दादाजी की तबीयत पूछनी थी, कैसे हैं वो अब? रुद्र, वो ठीक हैं, बस इतना जवाब देता है और फ़ोन काटने वाला होता है कि जिया फिर पूछ लेती है, और ऑफिस में सब ठीक है? मेरी कोई ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं ऑफिस आ जाऊंगी। और मन में बोलती हैं, आप ठीक हैं रुद्र, आपको कोई ज़रूरत हो तो आ जाऊंगी मैं, पर सामने से बोल नहीं पाती। उधर रुद्र जब जिया की ये बात सुनता है तो कहना चाहता है, मुझे आपकी ज़रूरत है, पर कह नहीं पाता, बस इतना बोल पाता है, मिस जिया, आपको ऑफिशियली छुट्टी मिली है। कुछ दिन बाद हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शर्तें लागू होंगी, तब तक आप अपने पेरेंट्स के पास रहिए। इतना कहकर रुद्र फ़ोन काट देता है और फिर वापस कार चलाने लगता है। इस बारे में ना वो और ना ही अमित कुछ भी बात करते हैं। कार में एक लंबी खामोशी छा जाती है। कार ड्राइव करते करते रुद्र सोचने लगता है मन ही मन में, मिस जिया ने मेरा हाल नहीं पूछा, दादाजी, ऑफिस, सब यही पूछा, और मैंने कौन सा उनका हाल पूछा, और पूछना तो क्या लगता,
बोलती कि पति नहीं है, लेकिन हक पति जैसा जताता रहता हूँ, पर हूँ तो पति ना। यही सब सोचते हुए रुद्र कार ड्राइव करके बंगले पर आ जाता है और रुद्र और अमित सो जाते हैं। उधर जिया भी नेहा के साथ घर जाती है और सोचती है, मेरा हाल एक बार भी नहीं पूछा रुद्र ने, और ऊपर से फ़ोन काट दिया सो अलग। वैसे भी मैंने कौन सा उनका हाल पूछ लिया, और अगर पूछ लेती तो कहते, मिस जिया आप मेरी बीवी नहीं हो, तो बीवी जैसा बिहेव करना बंद करो। अच्छा हुआ नहीं पूछा। ये सोचते हुए उसको नींद आ जाती है। रुद्र के सो जाने के बाद अमित किसी को फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, पर अमित कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो बस बोलता जाता है, बहुत दिन हुए आपसे मिली हुई, आपका बताया हर काम किया, लेकिन अब मेरा मिलना ज़रूरी हो गया है। अब तक मैं सब कुछ चुपचाप सुनता आया, लेकिन अब अगर मैंने सुना तो बहुत गलत हो जाएगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कल मुझसे ताजमहल के पार्क में मिलना। अमित को अजीब लगता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता और जाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह अमित रुद्र के उठने से पहले ताजमहल पहुंच जाता है और टिकट लेकर अंदर पार्क में जाकर बैठ जाता है और उस इंसान का इंतज़ार करने लगता है जिससे उसने कल बात की थी। वो पार्क में बैठकर बार बार ताजमहल के एंट्रेंस पर नज़र डालता रहता है कि तभी सामने से रुद्र के दादाजी उसे आते हुए दिखाई देते हैं और वो सीधा रुद्र की तरफ ही आ रहे होते हैं। उनको देखकर अमित अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और दादाजी अमित के एकदम पास आ जाते हैं। साथ ही साथ जब दादाजी अमित के पास आते हैं तो उनके पीछे पीछे आ रही लड़की को अमित ध्यान से घूर के देखने लगता है। अमित उस लड़की को पहचान लेता है और आश्चर्य से उसे और ज़्यादा घूर के देखने लगता है। वो लड़की कोई और नहीं नेहा होती है, जिया की दोस्त। दादाजी जब अमित के पास आते हैं और उसे अपने पीछे से आती नेहा को घूरता देखते हैं तो बोलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें लड़कियों को इस तरह से घूर घूर के देखने की आदत नहीं है। दादाजी की बात सुनकर अमित झेप जाता है, पर जैसे ही नेहा अमित को दादाजी के साथ देखती है उसको भी आश्चर्य होता है और वो भी अमित को घूरने लगती है। तभी दादाजी नेहा को भी घूरता पाते हैं तो उसको भी टोकते हैं, नेहा बेटा ये बात है आपके लिए भी बोलूँगा कि आपको भी लड़कों को घूर के देखने की आदत नहीं है। दादाजी की बात सुनकर दोनों ही झेप जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। दादाजी दोनों में से कोई एक बताएगा, आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? नेहा अंकल हम एक दूसरे को जानते थे, अब नहीं। दादाजी क्या मतलब? नेहा मतलब ये दादाजी कि जब कोई आपके लिए समय ना निकाल पाए, हमेशा बस काम में लगा रहे, ऐसे इंसान से अजनबी बन जाना ही बेहतर है। ये बात नेहा ने अमित की तरफ देखते हुए खासी करवाहट में बोली थी। अमित उसी तरह नेहा की तरफ देखते हुए, जानते हैं दादाजी, किसी इंसान को गलत समझना किसी की जान पहचान को अजनबी ही बना देता है, और जब कोई आपको समझना ही नहीं चाहे तो उसको समझाना ही नहीं चाहिए। या तो वो आपको समझ जाएगा या आप अपना समय बर्बाद ना करके किसी काम में लग जाएंगे। नेहा हाँ, काम में लगा के मन इंसान कम से कम एक मुकाम तो हासिल करता है, पर किसी का सिर्फ इंतज़ार करके वो बस एक जगह ही रुक कर रह जाता है। दादाजी दोनों की बातें सुनते हैं तो एकदम से बोल उठते हैं, बस करो तुम दोनों, कब से देख रहा हूँ। कोई दादाजी कहते हुए उसे सुना रहा है, कोई अंकल कहते हुए इसे, मैं जा रहा हूँ तुम दोनों के बीच से, जो कहना सुनना है कह सुन लो, फिर मैं सुनूंगा। नेहा और अमित दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, नहीं रुकिए। दादाजी रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो अमित जल्दी से उनके पैर छू लेता है और बोलता है, बहुत साल हो गए आपके गले लगे हुए और पैर छुए हुए। ये रुद्र के चक्कर में ऑफिस में भी कुछ ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता। रुद्र का नाम सुनते ही नेहा के कान खड़े हो जाते हैं। वो जल्दी से दोनों के बीच में आती है और अमित की तरफ उंगली उठा के बोलती है, तुम रुद्र आस्थाना की बात कर रहे हो या किसी और रुद्र की? अमित उसकी तरफ मुँह करके बोलता है, हाँ रुद्र आस्थाना की ही बात कर रहा हूँ मैं, पर तुम कैसे जानती हो रुद्र को? नेहा अमित की तरफ देखती हुई, मैं नहीं जानती, बस अपनी दोस्त जिया के मुँह से उसका नाम सुना था मैंने। अब की बार नेहा की तरफ अमित की उंगली उठी थी।
उसकी तरफ आते हुए कहता है, जिया, मतलब जिया सक्सेना की बात कर रही हो तुम? नेहा चिढ़ते हुए, हाँ जी। अमित दोनों हाथ बांधते हुए नेहा की तरफ देखता है, और तुम जिया को कैसे जानती हो? दोनों के इस सवाल जवाब में दादाजी बोल उठते हैं, और मैं तुम चारों को जानता हूँ, तुम चारों के बचपन से। और फिर मुंह लटकाकर नीचे बेंच पर बैठ जाते हैं। इस बार नेहा और अमित चौंक कर दादाजी को देखते हैं और उनकी इस नौटंकी को देखकर थोड़ा हंसते और थोड़ा चिढ़ते हैं। फिर एक साथ पूछ पड़ते हैं, आप हम चारों को कैसे जानते हैं? दादाजी बोलना शुरू करते हैं। वो नेहा की तरफ मुंह बना के बोलते हैं, नेहा बेटा, ये तो तुम जानती हो कि तुम्हारा गांव और मेरा गांव एक ही है, और तुम्हारे दादाजी हमारे दोस्त हैं। इसलिए यहाँ इस शहर में मैं तुम्हारे दादाजी की जगह। इसी वजह से मैं तुमको बचपन से जानता हूँ। जब मैं गांव से चला तो यहाँ आकर रहने और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे पैसे नेहा के दादाजी ने ही दिए थे। और जब मैं यहाँ आया, जीवन में संघर्ष कर रहा था, मेरे संघर्ष में मेरा साथ जिया के दादाजी ने दिया था। धीरे धीरे मेरी उनकी दोस्ती अच्छी होती गई और बिजनेस में भी हम दोनों ही आगे बढ़े, और हमारी दोस्ती समय के साथ और गहरी होती चली गई। यही गलती हम दोनों से हो गई कि हमारी दोस्ती को हमने रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, बिना ये जाने कि आखिर हमारे बच्चे भी कुछ चाहते होंगे। तो हम दोनों ने ये वादा कर लिया कि मैं मेरे बेटे से सक्सेना की बेटी पूनम की शादी करवाऊंगा, और इसलिए पूनम के लिए मैंने और सक्सेना ने एक जैसा घर बनवाया, जिससे कभी पूनम को लगे ही ना कि वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर आई है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दादाजी गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करते हैं, जानते हो बेटा, अमित तुम्हारे पापा, रुद्र की मम्मी पापा और जिया की मम्मी, ये सब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और इन चारों की बहुत ही पक्की दोस्ती थी। दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, और उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, जैसे वो उन दिनों को याद कर रहे हों। जानते हो, तुम दोनों रुद्र नाम किसने दिया था? पूनम ने। नेहा दादाजी को सही करने के इरादे से कहती है, पूनम नहीं अंकल, जिया की मम्मी का नाम रंजना सक्सेना है। दादाजी नेहा की तरफ लाचारी से देखते हैं और बोलते हैं, रंजना उसकी मामी है, मम्मी नहीं। अमित और नेहा के मुंह से एकदम क्या निकलता है, और उनका मुंह खुला रह जाता है। दादाजी अब सामने देखते हुए बोलते हैं, जैसे वो उस दिन को याद कर रहे हों। रंजीत, नहीं पापा, मैं शादी करूँगा तो दिव्या से ही करूँगा। मिस्टर अस्थाना गुस्से में चिल्लाते हुए, रंजीत, अगर तुम्हें शादी करनी है तो इस घर से निकल जाना होगा। रंजीत उतने ही गुस्से में, हाँ चला, लेकिन दिव्या को नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर अस्थाना थोड़ा भावुक होकर दांव खेलते हैं, मैंने पूनम के पापा से वादा किया है बेटा कि पूनम इसी घर की बहू बनेगी। रंजीत, मुझसे पूछा आपने एक बार, ये तो आप अपने बड़ों का फैसला है। मैंने पूनम को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं, मैं तो उसे एक अच्छा दोस्त मानता हूँ बस। दादाजी अब वर्तमान में आते हैं और बोलते हैं। इतना कहकर रंजीत घर से चला जाता है। जो बात बातों से शुरू हुई थी, वो बात बेटे के बीच बहस बन गई, और फिर दोनों का ईगो पर बात आ गई। मैंने दोबारा रंजीत को घर नहीं बुलाया, क्योंकि अहम बीच में आ रहा था, और ना ही रंजीत ने मुझसे बात की। रुद्र का गुस्सा और अहम उसे अपने दादा और पिता से मिला है। इस सब के बीच दिव्या अक्सर मुझसे मिलने और माफ़ी मांगने की कोशिश करती थी, पर मेरा अहम मुझे कभी उनकी सच्चाई नहीं देखने देता था। वो हमेशा मुझसे बस एक ही बात कहती कि मेरी वजह से आप लोग अलग हो गए हैं, और माफ़ी मांगती थी। याद है मुझे वो दिन जब रुद्र हुआ था, उसने हॉस्पिटल से कॉल करवाया था और बोला था, आपका पोता आपका इंतज़ार कर रहा है। खुशी तो बहुत हुई थी, पर मेरा अहम मुझे जाने नहीं दे रहा था, और तभी मुझे पता चला कि पूनम ने उस बच्चे का नाम रुद्र रखा है। मुझसे सब ने समझाने की कोशिश की, पूनम ने भी समझाया, सक्सेना ने भी। जो हो गया बीत गया, अब बच्चों को बुला लो। यहाँ तक अमित तुम्हारे पापा ने भी मुझसे मिले।
रंजीत को वापस बुलाने को कहा, लेकिन हर बार किसी के कहने पर मुझे लगता कि रंजीत ही सबसे कहलवा रहा है और मेरा अहम मजबूत हो जाता। इसी तरह 5 साल बीत गए। सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। पूनम की शादी हो गई और तुम्हारी मम्मी पापा की भी। अमित बस कोई अकेला रह गया था, वो मैं था। एक दिन पूनम जिया को लेकर मुझसे मिलने आई। मैं बहुत खुश था। जिया के साथ मैंने बहुत खेला और खेलते खेलते बोल गया, अगर रंजीत मान जाता तो तुम आज हमेशा मेरे साथ रहती। और शायद पूनम इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा, अंकल खुद को देखिए, कितने अकेले हो गए हैं आप। मानती हूँ रंजीत का अहम बड़ा है, पर दिव्या, वो तो हमेशा आपको पूछती है, हर वक्त आपके एक जवाब का इंतज़ार करती है। आजकल कौन बहू ऐसा करती है? मैं भी नहीं करती। जो मन आता है वो करती हूँ, पर वो आपके साथ रहना चाहती है। अंकल समझें आप उसको। बेटा पूनम, तुम रंजीत की और दिव्या की पैरवी मत करो। मुझे पता है उन्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए दिव्या मुझसे बार बार माफ़ी मांगती है ताकि उसे ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल जाए। पूनम हंसते हुए अपने पर्स से एक पेपर निकालती है। आपने पढ़ा इस पेपर को? जिस कंपनी के बारे में लिखा है वो रंजीत की लगाई हुई है। उसे अपने ऐश और आराम नहीं चाहिए। दिव्या रिश्ते को समझती है, इसलिए चाहती है कि रुद्र को उसके दादाजी का प्यार और साथ चाहिए। इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ नहीं मांग रही। और कहीं ना कहीं आप मुझे दोषी बना रहे हैं, जबकि मैं कभी भी रंजीत से शादी नहीं करना चाहती थी। ये सब आपकी जिद है अंकल, और इस जिद में कोई अकेला रह जाएगा तो वो हैं आप। पूनम के चले जाने के बाद जैसे मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, इन सब में कोई अकेला रह गया तो वो हैं आप। मुझे ये बात देर से समझ आई कि मैं अपने अहम के चक्कर में अपने ही पोते से मुंह मोड़ के बैठा हूँ, जबकि सबको असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है और मैं अपने ही सूद छोड़ रहा हूँ। कैसे बिजनेसमैन हूँ मैं, और मैं मुनाफा ठुकरा रहा हूँ इतने सालों से। जैसे ही ये बात समझ आई, मैं तुरंत रंजीत और दिव्या के पास पहुँचा। तब तक रुद्र 5 साल का हो चुका था। उसको समझ आता था। मैं उन दोनों के घर गया और डोरबेल बजाई। रंजीत चौंक कर देखते हुए, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी पीछे से दिव्या आई। मुझे देखकर खुश होती हुई बोली, अंदर आइए पापा, बाहर क्यों खड़ी हैं? फिर खुद ही मुंह लटका कर, क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? अगली बार अगर पापा कहने के लिए पूछा कि पापा बुला सकती हूँ तो फिर कभी पापा ना बुलाना दिव्या बहू मुझे, मैंने जवाब दिया। दिव्या खुश होकर मेरे पैर छुए और मुझे अंदर सोफे पर बैठा दिया। रंजीत बिना कुछ कहे बस सब होते देख रहा था। तभी दिव्या दौड़ के अंदर कमरे से रुद्र को लेकर आती है। 5 साल का मासूम रुद्र मुझे देखकर दादाजी कहते हुए दौड़ पड़ा और आकर मेरी गोद में बैठ गया। मुझे लगा जैसे रंजीत का बचपन आ गया हो, और आते ही बोलता है, दादाजी आप मेरे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर गए थे, तो खिलौने कहाँ हैं? मुझे दीजिए ना। रुद्र की बात सुनकर मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए कि जिस लड़की को मैं आज तक गलत समझता था वो कितनी अच्छी है। उसने अपने बच्चे के मन में मेरे लिए कोई करवाहट नहीं भरी। और मैं बस इतना ही कह पाया, रंजीत मैं अपनी बहू और पोते को ले जा रहा हूँ। तुम्हारा गुस्सा अगर कम हो गया हो तो मेरे पोते के घर आ जाना रहने, वरना रहना अपनी इस फ्लैट में। और अगले ही पल रंजीत ने रास्ता रोक के पैर छुआ और सिर्फ इतना कहा, आपने दिव्या को अपनी बहू मान लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोता तो मैं भी था आपके लिए। माँ की बात तो सिर्फ आप ही थी मेरे पास हमेशा से। इस तरह से हम तीनों एक साथ हो गए और पूरे 5 साल साथ रहे। मुझे इन 5 सालों में जितनी खुशी मिली उतनी ही मेरी जीने की इच्छा और बढ़ती गई। इन्हीं 5 सालों में अमित, रुद्र और जिया की दोस्ती भी हो गई, पर जिया इन सब से 5 साल छोटी थी। अमित और रुद्र जिया का बहुत ख्याल रखते थे। तुम लोगों के माता पिता अच्छे दोस्त थे तो मिलना जुलना लगा रहता था। कभी कहीं घूमने जाते थे तो सब साथ में घूमने जाते थे। हमेशा जिस बच्चे भी इंजॉय किया करते थे। और एक दिन दिव्या ने फिर से खुशखबरी सुनाई कि रुद्र के साथ कोई खेलने वाला आने वाला है। मैं बहुत खुश हुआ था। सोचा था कि रुद्र की दफ़ा में जो नहीं कर पाया वो सब मैं करूँगा, लेकिन इस खुशी को अचानक एक नज़र लग गई। ये सब हमेशा एक बस बुक करके घूमने जाते थे।
इस बार सबने मनाली घूमने का प्रोग्राम बनाया। मैंने जाने से बहुत रोका, पर रंजीत का मन था तो मैं ज़्यादा मना भी नहीं कर पाया। बस इतनी शर्त रखी कि रुद्र मेरे साथ रहेगा। ये उन लोगों को भी सही लगा कि जब दिव्या की ऐसी हालत है तो रुद्र को कुछ दिन दादाजी की आदत होनी चाहिए। मैंने कितनी ही नसीहतें दी थी, पर सब बर्बाद हो गया, और उससे भी ज़्यादा मेरा और रुद्र का रिश्ता। रुद्र मुझसे थोड़ा नाराज़ था कि मैंने जाने नहीं दिया। पहले तो मैंने सोचा कि बच्चा है, भूल जाएगा, पर उस बच्चे के भोले मन पर एक और दर्द पड़ना था। आज इस स्टोरी का चैप्टर यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ इस स्टोरी के अगले चैप्टर के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं बहुत मेहनत करके कहानी तैयार करती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। सुनते हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या हर्ज है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ।